है गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज़ आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइज़ हमने अभी तक जो है जवान मूवी का रिव्यू ना ही ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा है। तो गाइज़ ध्रुव राठी ने जो है रिव्यू किया है जवान मूवी का। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ में बैठकर हम भी देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हम बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड। आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। गाइस मूवी कोई भी हो उसका किसी न किसी से कनेक्शन जुड़ ही जाता है, क्योंकि हमेशा मूवीज़ जो बनती हैं किसी न किसी पर आधारित हो ही जाती हैं, क्योंकि वो काल्पनिक होती है मगर वो किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर जाती है। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए फिल्म देखने के लिए इस वीडियो में दिखाए गए असली इश्यूज को देखने के बाद। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर ईराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती हैं अपनी बच्चों को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है, झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और ये जेल में जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहां एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में, तो ये अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है। ये जवान मूवी गोरखपुर में जो भी कांड हुआ था उससे रिलेट कर रही है। डॉक्टर ने जो भी हेल्प की थी उसके बदले इनको जेल में जाना पड़ा। सिंपल सी बात है कि अगर आप नेक काम कर रहे हैं तो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उल्टा सवाल आपके ऊपर ही करने लगते हैं। भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। And they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती करी। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए पेरेंट्स को। ये भी चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स को पेंडिंग था जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से, और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने। जो सब कुछ उस समय हुआ था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, ये हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, यह हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पताल जो भी मूवीज होती हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज खराब होती हैं, बेकार होती हैं। वो किसी न किसी घटना पर आधारित होती हैं, काल्पनिक जरूर होती हैं, लेकिन किसी न किसी घटना से वो रिलेट कर जाती हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। 5 घंटे नहीं, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वो है खराब हथियारों का। हमारे जवान देश में शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से।
जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी क्रॉनी कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं ओवर द इयर्स। 2012 इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एम्यूनेशन की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। इस PIL में एक घायल जवान का इंटरव्यू मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मैसेकर हुआ। 2017 एक CAG रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशन इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वॉर हो जाती है तो 10 दिन से ज्यादा ये हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो और सुनो। 2020 एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए हैं एट अ लॉस ऑफ 6 साल में 403 एक्सीडेंट्स गाइस। हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से इंडिया काफी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। एक इस साल की रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 5 सालों में करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई। 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स, 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश किए पिछले 60 सालों में, जिसकी वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जिंदगियां खोई। इस इशू को वैसे रंग दे बसंती फिल्म में भी रेस किया गया था, अगर आपको याद हो। ये फिल्म का एक बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे बड़े इशू पर, कॉर्पोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉर्पोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी हमारे देश में। मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को सीक्रेट डोनेशंस देना अलाउ किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है चंदे में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल की जनवरी की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5270 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। 5270 करोड़ गाइस, 18 से 22 यानी कि 4 साल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे अपनी फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 960 करोड़ रुपीस मिले फंडिंग में और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीस में। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वो देश में वापस लाएंगे। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने? जितना भी धन इनकी पार्टीज के पास आ रहा है सबको छुपा दी। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चलना कि कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देख। एक और चीज यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि एक कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट भी ले लें, 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 95 लाख करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली इस 500 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर लिमिट है, उन्हें अलाउड नहीं है। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि बीजेपी ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में कितने स्पेंड किए? 27,000 करोड़। सोचकर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर इस रिपोर्ट को 27,000 करोड़ 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने 1264 करोड़ रुपीस स्पेंड किए लोकसभा की 2019 की इलेक्शंस में। 2019 में इतना खर्च हुआ था गाइस। ये स्पेंड कर रहे हैं 1200 करोड़। कैसे? ये कोई मजाक चल रहा है क्या?
जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो वो हमारी प्रेफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देगा। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है क्योंकि 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि लोग 1 किलो चिकन के लिए या 1 क्वार्टर विस्की के लिए भी अपना वोट बेच देते हैं। ऑब्वियसली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। सही है कि भाई। पैसे के जरिए चिकन मिल जाए और दारू मिल जाए, यही होता है ये चुनाव में। 3,456 करोड़ रुपीस के सीजर्स हुए। इसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूडेड है। और वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में। पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती हैं, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती हैं, कैसीनोस, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स रेसिंग। और फिर ये बिके हुए एमएलएस और मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पर सत्ता में बैठे रह सके। फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हमारी हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करती हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है। ये चीज इतनी कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करो। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो इन नदियों के किनारों पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कंटेमिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा अपनी डेली जरूरतों के लिए। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही हैं नदियों में। 2017 महाराष्ट्र पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज आर मेकिंग इट्स रिवर्स द फिल्दीएस्ट इन इंडिया। सितंबर 2018 मागसेसे अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं, स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद। गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। ये फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस जरूर एक्सप्रेस की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक हो पाए। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल में, जो गई 400 फैक्ट्रीज हरियाणा में। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था, 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में। लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहां पर बैन करने की कोशिश करी गई।
जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है, तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। जवान फिल्म ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाया इन लोन राइट ऑफ्स का जो इन बड़े बड़े अरबपतियों और क्रोनी कैपिटलिस्ट को किए जाते हैं और जो लोन्स आम किसानों के द्वारा लिए जाते हैं देश में। 2019 की इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट को देखिए। टॉप 12 कॉर्पोरेट एनपीएस का खर्चा 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्म लोन वेवर्स से। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्म लोन वेवर्स दिए थे, जिनका टोटल अमाउंट था 184,800 करोड़ रुपीस। लेकिन जो टॉप 12 एनपीएस हैं उनका टोटल अमाउंट इससे ऑलमोस्ट 2 गुना है एट 345,000 करोड़ रुपीस। और जब किसानों का लोन यहाँ पर माफ किया जाता है, उसमें एक और बड़ा अंतर है। अगर किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाया तो वो अक्सर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपति, कभी सुना इन्हें कि लोन वापस ना देने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली? जवान फिल्म में एक बहुत ही पावरफुल सीन है इसको लेकर। मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। किसानों के ऊपर जब कर जाता है, उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। सिर्फ एक साल को अगर आप देखो, 2021 में 10,000 से ज्यादा फार्म सेक्टर में लोगों ने आत्महत्या करी। फिल्म में दिखाया गया नंबर काफी शॉकिंग था, लेकिन असल जिंदगी का नंबर उससे काफी मिलता जुलता है। वीडियो पसंद आया तो फिल्म को देखते वक्त इन इश्यूज को ध्यान में जरूर रखना। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।